हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 26 अगस्त टू 31 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस किया जा रहा है। और ये आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एसएससी रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है। और साथ ही साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने साथियों को इस सेशन को या इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन का फर्स्ट टॉपिक हमने ये देखा था कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून यानी कि चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका है। और मैंने आपको बताया था कि भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया है। मैंने आपको उन कंट्रीज का नाम बताया था, आप सभी को पता होगा। यूनाइटेड स्टेट, यूएस का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रशिया का नाम याद रखना है। इसके अलावा थर्ड आपको ध्यान रखना है चाइना, और फोर्थ हो गया हमारा प्यारा भारत। तो मुझे उम्मीद है कि इन चारों कंट्रीज का नाम आपको पता होगा। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? भारत है। तो ये वाली बात भी हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। इसके अलावा ये मिशन कहां से लॉन्च किया गया है वो आप ध्यान रखेंगे। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। तो आप ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको दो और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। चंद्रयान 3 का जो मार्किंग पॉइंट था, यानी कि जिस जगह ये लैंड किया है उस जगह का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां पर शिव शक्ति पॉइंट, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट। जबकि चंद्रयान 2 का जो है, चंद्रयान 2 की अगर हम लोग बात करें तो जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 ने लैंड किया था वहां पर, या क्रैश लैंड किया था वहां पर, या उस पॉइंट को तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। ये बात हमने ऑलरेडी देख ली थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रख पाएंगे और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से जाकर कंप्लीट करें। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि रशिया का फर्स्ट ल्यूनर मिशन क्रैश हो गया है, जिसका हमने देखा था जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम था ल्यूना 25। ये क्रैश लैंड हो गया। तो दो कंट्रीज थी जो लगातार आगे पीछे मिशन भेजा गया, इंडिया और रशिया ने भेजा था। लेकिन इंडिया का फर्स्ट ल्यूनर मिशन ल्यूना 25 क्रैश लैंड हुआ मून पर, और ये अनसक्सेसफुल रहा ये मिशन रशिया का। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। तो स्पेन एकमात्र ने पहला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, इंग्लैंड को हराया है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 15th ब्रिक्स समिट ऑलरेडी मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है एज इट इज बैंकिंग के एग्जाम के लिए। बैंकिंग के एग्जाम, इसके अलावा एसएससी के एग्जाम की अगर आप बात करें, या स्पेसिफिकली एमपी या अदर कोई भी एग्जाम की अगर बात करें, तो अभी आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट या हॉट टॉपिक बन चुका है 15th ब्रिक्स समिट। मैंने आपको बताया था ब्रिक्स समिट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स हैं आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और साउथ अफ्रीका। इस बार 15 नंबर की जो ब्रिक समिट कहाँ आयोजित की गई? जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी। इसके प्रीवियसली मैंने आपको बताया था चाइना में, उसके प्रीवियसली इंडिया में, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 15th ब्रिक समिट जो कि कहाँ के? 2023 में इस साल साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग में आयोजित की गई। इसके अलावा इन ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनके अलावा 6 और नई मेंबर कंट्रीज इसकी बन गई हैं अब, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो 6 न्यू मेंबर्स कमिटी है, मेंबर्स हैं। उन मेंबर्स का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। वो मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे यूएई, बहुत ही आसानी से जो कि याद हो जाएगा, यूएई, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं नाम इसका सुनते रहते हैं, ठीक है, यूएई। इसके अलावा दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना का। इसके अलावा तीसरा नाम आप ध्यान रखेंगे इजिप्ट का। तीसरा नाम आप ध्यान रखेंगे इथियोपिया। इसके अलावा ईरान। इसके अलावा सऊदी अरेबिया। तो इस तरह से टोटल 6 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये प्रमुख 6 कंट्रीज जो कि अब ब्रिक्स का पार्ट बन चुकी हैं, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। और भी कई इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी है, वहां से आप सारी चीजों को कवर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज मैंने आपको बताई थी जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, मैं आपको बताता हूं, वो है धौलपुर करौली, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व बन गया। ध्यान रखना है कि टोटल इंडिया में जो टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, तो टोटल इंडिया में टाइगर रिजर्व संख्या क्या है, ध्यान रखना है 54। 54वां कौन सा है, तो 54वां या 54th नंबर का टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली, जो कि कहां मौजूद है, राजस्थान में मौजूद है। मैंने ऑलरेडी ये वाली बात आपको बताई थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो कि एनजीटी के चेयरपर्सन बन गए हैं, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित, हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ऐसा कुछ बोलते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। अगर आपके आसपास किसी का नाम प्रकाश श्रीवास्तव हो तो उस तरह से भी आप ध्यान रखें, या प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति हो तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो प्रकाश श्रीवास्तव बन गए हैं एनजीटी चेयरपर्सन। आप कैसे ध्यान रखेंगे, फलाना व्यक्ति या फलाना दोस्त क्या बन गया है, एनजीटी चेयरपर्सन। तो प्रकाश श्रीवास्तव बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट पीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, वहां से आप चीजों को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर की रैंक क्या रही है फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। इंदौर ने एक बार फिर से पूरे देश में सफलता हासिल की है। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक सर्वे किया है, जिसमें किसका सर्वे है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यानी कि हवा या एयर के पैरामीटर्स, किस तरह की वहां की वायु है, किस तरह की वहां की एयर है, उस बेसिस पर एक सर्वे किया किसने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी उन्होंने बनाई, जिसमें इंडिया की रैंक क्या, सॉरी, इंदौर की रैंक क्या रही है, फर्स्ट रही है। ध्यान रखना है, इंदौर ने पहला स्थान, भोपाल ने 5वां स्थान, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एज इट इज प्रश्न आएगा, एमपीपीएससी का ये हॉट टॉपिक या एमपी के डिफरेंट एग्जाम के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इंदौर रैंक फर्स्ट। ये मुझे लगता है बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भोपाल की रैंक क्या है। आप बताएंगे भोपाल की रैंक है 5th। जबलपुर की रैंक क्या है, तो आप बताएंगे जबलपुर की रैंक है 13th और ग्वालियर की रैंक है 41st। इसके अलावा अच्छा, ये कैटेगरी कौन सी है, तो उस पर भी ध्यान रख लें। तो ये जो कैटेगरी है वो है 10 लाख ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां की आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा हो, 10 लाख या उससे ज्यादा हो, ऐसे जिलों में, इन जिलों में किसकी रैंक फर्स्ट आई है, तो इंदौर की रैंक फर्स्ट आई है। भोपाल की 5th, जबलपुर की 13th और ग्वालियर की 41st। इसके अलावा हमने देखा कि एक मूल्यांकन ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम भी आप ध्यान रखें। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शहरों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल प्राण पर स्व मूल्यांकन भी किया गया है। तो इसका सेल्फ असेसमेंट या आप ऐसा कहें पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, है ना। तो वायु को वो प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक कैंपेन भी चलाया गया, एक प्रोग्राम भी चलाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यहां पर लिखा हुआ है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया फॉर द पर्पज ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया इसका सेल्फ असेसमेंट करने के लिए। तो पॉल्यूशन का सेल्फ असेसमेंट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था प्राण। तो एज इट इज आप ये वाली बातें ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हनुमान लोक का निर्माण कराया जाएगा। कहाँ, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में हनुमान लोक का निर्माण कराया जाएगा। जिस तरह से आप सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि महाकाल लोक कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा उज्जैन में है। ठीक है, इसके अलावा आपने और भी कई सारे लोक सुने होंगे, जैसे कि राम राजा का लोक कहाँ है, ओरछा में है। तो इस तरह से कई लोक, या देवी लोक आपने सुना होगा, देवी लोक ये कहाँ है, देवी लोक बनाया जा रहा है सलकनपुर में। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की।
अच्छा, इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो कितने कहाँ पर है। तो हमने बता दिया, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है कि हनुमान लोक का निर्माण कहाँ कराया जाएगा, छिंदवाड़ा में कराया जाएगा। कितने फीट की प्रतिमा है, तो 101 फीट की प्रतिमा हनुमान जी की वहां पर लगाई जाएगी। किसने लगाई है, कांग्रेस लीडर ने लगाई है। ठीक है, इसके अलावा चौहान यानी कि मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी अनाउंस किया है कि पंढुरना पंढुरना नाम की एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी, जो कि कहां से अलग होगी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, है ना। छिंदवाड़ा से अलग करके एक और नए जिले का निर्माण कराया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, पंढुरना। वैसे आप सभी को पता होगा कि पंढुरना के बारे में अभी अनाउंसमेंट बस की गई है ना, ऐसा ऑफिशियली नहीं कुछ किया गया है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है अभी, तो 53rd डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की मऊगंज है। 53rd कौन सी है, तो 53rd है मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मऊगंज, ये ध्यान रखेंगे। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक नगर नागदा को प्रदेश का 54वां जिला भी घोषित कर दिया है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल बात करें तो 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो 53rd है मऊगंज। मऊगंज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 54th नंबर आप ध्यान रखेंगे नागदा, जो कि कहां से अलग हुआ है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से, उज्जैन जिले से अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है नागदा। तो वो वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी हमने ये वाली बातें कवर कर ली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी क्या, 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस टू बिगिन इन इंदौर। तो आपसे प्रश्न एग्जैक्टली यही पूछा जाएगा कि 26 नंबर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस कहाँ आयोजित की गई, तो आप एज इट इज बताएंगे कहाँ, इंदौर में। ई गवर्नेंस ध्यान कैसे रहेगा, ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, इंदौर में। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा है, इसकी थीम क्या है, डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन, सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए और इंडिया को डेवलप किया जाए। इसके अलावा एम क्या है, टू फोकस ऑन 11 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटीज एंड डेटा गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस में स्पेसिफिकली डिजिटलाइजेशन किया जाए, गवर्नेंस में स्पेसिफिकली डिजिटलाइजेशन किया जाए या टेक्नोलॉजी का, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे कि सिटीजन सेंट्रिक, या आप ऐसा कहें सिटीजन्स को या इंडियन सिटीजन्स को एक बेहतर सुविधा प्रदान हो सके, है ना। तो ये मेन उद्देश्य है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से सारे 11 सब्जेक्ट जो भी हैं उनके, उन पर हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन उन सभी में, उन सभी 11 सब्जेक्ट्स या उन सभी सेक्टर्स में सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को एक बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, जिसकी मदद से एक ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, गवर्नेंस की तरफ तो एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, और उद्देश्य ये सक्सेसफुल होना भी चाहिए, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन इसका किया भी जा रहा है एक हद तक। ठीक है, तो हमने आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ आयोजित की गई, इंदौर में आयोजित की गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है बहुत सिंपल सी है, ये वाली बात ऑलरेडी मैंने आपको सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में एज इट इज सिर्फ बता दी थी, तो उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, चंद्रयान 3 का जो टच डाउन स्पॉट है उसका नाम क्या है, शिव शक्ति, जबकि तिरंगा चंद्रयान 2 का स्पॉट है। इस पर हमने एक शॉट भी देखा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया मून की सरफेस पर, उस दिन को क्या मनाया जाएगा, तो उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेशनल स्पेस डे एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन तो आप तय मानिए कि अगले 2 साल तक ये जरूर पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा। तो 23rd आपको नहीं भूलना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट टू बी अवॉर्डेड एज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस। ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट सम्मान है, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी को दी, वो अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, या आप ऐसा कहें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रीस का, किसी भी ग्रीस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो अभी तक किसी और प्रधानमंत्री को नहीं मिला है, किसी और इंडियन प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। और वो अब किसे मिला है, तो अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया है किसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और इंडिया की ग्लोरी को उन्होंने किस तरह से बढ़ाया है, उसका एक बेहतर उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको लिस्ट देखने को मिल रही है, ये उन्हीं सिविलियन ऑनर्स ही, ये कहाँ से ली गई है, तो ये बिल्कुल माई गवर्नमेंट की साइट से ही ली गई है। ये इमेज आप देख सकते हैं 2023 में। ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऑनर तो ऑलरेडी कवर किए हैं, जैसे पपुआ न्यू गिनिया का ऑर्डर ऑफ लोगुहू, फिजी ऑर्डर ऑफ फिजी, है ना। तो इजिप्ट ऑर्डर ऑफ नाइल, ग्रीस ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ
ऑर्डर ऑफ ऑनर, बहुत सारे अवार्ड 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2020 में, 2021 में और 2023 में, अभी तक जितने भी सिविलियन ऑनर की लिस्ट है उन सभी को हमने यहाँ पर एक साथ देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप सिर्फ एक बार देखेंगे, आप सिर्फ ध्यान क्या रखेंगे, आप सिर्फ इसमें से ध्यान ये रखेंगे कि ग्रीस का जो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया रिसेंटली। और आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी है इनकी, एक बहुत ही अच्छे और सफल नेता के रूप में ये उभरे हैं, अपने आप बहुत ही अच्छे से देश को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि पहले फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट है जिन्हें ग्रीस के इस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। चल बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि 29 अगस्त आया, और 29 अगस्त को प्रत्येक साल नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो कि एक फेमस हॉकी प्लेयर है, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब से मनाया जाने लगा? तो ये 2012 से प्रत्येक साल अब मनाया जाने लगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और यह नेशनल स्पोर्ट्स डे कब से मनाया जा रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन नेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया 2012 में, और 2012 से यह लगातार नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में यह दिवस मनाया जा रहा है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। चलिए, और इन्होंने 3 लगातार कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए थे इंडिया को, 1928, 1932 और 1936 में। तो लगातार कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये खिलाड़ी हैं, हॉकी प्लेयर हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये इतने फेमस हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीरज चोपड़ा साहब जिस भी टूर्नामेंट में ये जा रहे हैं, जिस भी टूर्नामेंट में ये हिस्सा ले रहे हैं, वहां एकमात्र मेडल की तरफ ये देखते हैं। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये सभी के लिए, हम सभी यूथ के लिए। एकमात्र मेडल कौन है? कौन है इनका एकमात्र साथी? कौन है? तो प्रत्येक टूर्नामेंट का एकमात्र साथी है इनका गोल्ड मेडल। आपने, अगर आपको थोड़े दिन पहले तक याद हो, तो मैंने आपको एक डायमंड लीग के बारे में बताया था। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले एकमात्र इंडियन प्लेयर कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा साहब। आप सभी को ये वाली बात पता होगा, नीरज चोपड़ा साहब। और एक बार नहीं भाई, दो बार डायमंड लीग आयोजित की गई, और इस बार फिर से इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड वाली डायमंड लीग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, हो सकता है वहां पर भी लाएं। तो नीरज चोपड़ा साहब जो कि एक जेवलिन थ्रोवर है, आप सभी को पता है, भाला फेंक ये प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पर इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारत का पहला गोल्ड मेडल है। आज तक भारत कभी भी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाया था, यानी गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर पाया था। पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो पहला गोल्ड दिलाया नीरज चोपड़ा साहब ने। एज इट इज बहुत बड़ी बात है, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, ध्यान रखना है, ये एक हिस्ट्री है, अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट की है इन्होंने, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आप सभी को इस बात से तो पता हो, ओलंपिक गेम्स में, टोक्यो ओलंपिक में स्पेसिफिकली इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया ही था। एज इट इज आपको वो वाली बातें पता ही है। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं ये कहाँ आयोजित किया गया। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट है, ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया, और एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा सभी इंडियन एथलेटिक्स के लिए, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्हें गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स के नाम से भी अब जाना जाएगा। गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स क्यों है? आप देख रहे हैं ना, हर जगह जिस भी टूर्नामेंट में, जैसा कि मैं बता रहा हूं, जिस भी टूर्नामेंट में ये हिस्सा ले रहे हैं वहां पर ये गोल्ड मेडल ला रहे हैं, इस वजह से इन्हें गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स के रूप में भी अब जाना जाने लगा है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में भी इनका बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता होगा, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा इसके पहले अगर बात करें तो 2008 में अभिनव बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा। अभिनव बिंद्रा जो कि जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था व्यक्तिगत रूप से, यानी कि अगर कोई एक सिंगल प्लेयर की अगर हम लोग बात करें, मतलब टीम की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल या व्यक्तिगत खेल की अगर हम लोग बात करें जिसमें एक ही खिलाड़ी खेलता है, उस खेल में अगर बात करें तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था गोल्ड मेडल भारत को ओलंपिक गेम्स में, और उसके बाद 2020 में नीरज चोपड़ा साहब ने दिलाया। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ये सारी बातें यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं
यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपको लगे किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट रिसेंटली हुआ, और आप सभी को पता है इंडिया की जब स्मार्ट सिटी अवार्ड होगा या स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड होगा, किसकी रैंक फर्स्ट आएगी, किस सिटी की रैंक फर्स्ट आएगी, आप सभी गेस कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, इसमें भी इंदौर का नाम फर्स्ट है और मध्य प्रदेश टॉप स्टेट बना है। स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट ये रखा गया रिसेंटली अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। इसमें इंदौर की रैंक क्या है, इंदौर अगर सिटी में बात करें तो इंदौर की रैंक क्या है, फर्स्ट। अगर स्टेट वाइज बात करें यानी राज्यों की लिस्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट है। अपने आप में ये गौरवपूर्ण बात है ना। तो इंदौर और मध्य प्रदेश का नाम आप ध्यान रखेंगे, दोनों में अपना मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। इसके अलावा किसने दिया ये अवार्ड, तो विनर्स 27 सितंबर को इंदौर में आयोजित किया जाएगा और वहां पर यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में, 25 जून 2015 में, और इसका मेन उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बिल्ड करना प्रत्येक सिटीज में, जिसमें इंदौर की रैंक फर्स्ट है और मध्य प्रदेश टॉप स्टेट बन के उभरा है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट दो चीजों की। तो अगर हम लोग सेकंड और थर्ड पोजीशन की बात करें तो सेकंड रैंक है सूरत की और थर्ड रैंक है आगरा की। तो ध्यान रखना है फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट में आप ध्यान रखेंगे इंदौर। सेकंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड आप ध्यान रखेंगे सूरत और थर्ड आप ध्यान रखेंगे आगरा। अगर बात करें कौन बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड या आप कहें सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार चंडीगढ़ ने जीता है। तो चंडीगढ़ का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरी वाइज अगर हम लोग देखें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप रिवाइज कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में पहली बार भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स हिस्सा लेने वाली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज कहां परफॉर्म की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है इजिप्ट में ये परफॉर्म की जाएगी। इजिप्ट ये वो देश है, अगर आपको याद हो वो 6 मेंबर मैंने आपको जो ब्रिक्स के जो 6 मेंबर बताए, जो नए 6 मेंबर हैं उनमें से एक कौन सा है, उनमें से एक इजिप्ट भी था। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे, जितनी बार उन मेंबर्स के नाम याद आए उतनी बार आप मेंबर्स के नाम जरूर लें। तो इजिप्ट, इथियोपिया, है ना, यूएई, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करने वाला है इजिप्ट में। इजिप्ट की एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर और इंडिया जैसे देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आपको ये वाली बात भी पता होना चाहिए कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूएस पार्टिसिपेट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सऊदी अरेबिया, क्या आपको याद आ रहा है कुछ? जैसे ही मैं सऊदी अरेबिया ले रहा हूं तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ब्रिक्स का ये मेंबर है, हो गया है। इसके अलावा ग्रीस आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कतर आप ध्यान रखेंगे और इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, जिसमें पहली बार भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट शॉर्ट न्यूज है हमारी, मध्य प्रदेश में जो एक योजना चल रही है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की जो राशि है, फाइनेंशियल एड है, वो बढ़ाकर अब 1250 रुपए पर मंथ कर दी गई है। 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए पर मंथ कर दी गई है। आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। और इसके अलावा 35% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन को दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब में 35% रिजर्वेशन किसे दिया जाएगा, वुमेन्स को दिया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया है कि सल्फर का प्रेजेंस है ल्यूनर की सरफेस में, यानी कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी है। इस बात की कंफर्मेशन किसने दी है, चंद्रयान 3 के रोवर ने दी है। इसके अलावा इसरो ने एक लॉन्च किया मिशन जिसका नाम क्या है, आदित्य L1, इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ऑन 2 सितंबर टू स्टडी द सन। मैंने ऑलरेडी इस पर बात की थी। L1 क्या है, L1 का नाम है लैग्रांज पॉइंट। लैग्रांज पॉइंट, ये वो पॉइंट है स्पेस में। लैग्रांज पॉइंट की अगर बात करें, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, अगर आप सभी को पता हो तो, L1, L2, L3, L4 और L5, 5 पॉइंट, जिसमें से
इसरो कहां पर भेज रहा है आदित्य L1 को, L1 पॉइंट पर भेज रहा है। ये वो पॉइंट होते हैं जहां स्पेस में, जहां पर किसी दो बॉडीज के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जी, अगर मान लें ये पॉइंट है L1, इन दो बॉडीज के बीच में गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होता है, या आप ऐसा कहें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वहां पर बिल्कुल समान लगता है। तो यहां पर बॉडी बिल्कुल स्थिर रह सकती है और आसानी से अपनी ऑर्बिट पर वो मौजूद रह सकती है। तो क्योंकि दोनों जगह, दोनों बॉडी की तरफ से जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो बिल्कुल समान रहता है इन पॉइंट्स पर, इस वजह से इन्हें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही भेजा जाता है किसी भी मिशन को। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। L1, आदित्य L1 जो कि सन की स्टडी करने के लिए भेजा गया है, कब भेजा गया है? 2 सितंबर को ये भेजा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है ओडिशा की जेवलिन स्टार किशोर जेना। ओडिशा के जो एक जेवलिन स्टार है जिनका नाम है किशोर जेना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगर आपने वो मैंने जैसा कि आपको बताया नीरज चोपड़ा वाला जो वीडियो है, नीरज चोपड़ा का एक वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा? जियो सिनेमा में हो सकता है आपको मिल जाए, वहां पर आप अगर देखें 10 मिनट का है। वहां पर इंडिया की तरफ से 2 लोगों ने रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। उन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो आप नाम ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा साहब का, ये भी जेवलिन थ्रोवर है। इसके अलावा दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे किशोर जेना का। ये भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, किशोर जेना जो कि उड़ीसा के एक प्लेयर हैं, उड़ीसा के एक जेवलिन स्टार है। ये भी कौन है? जेवलिन थ्रोवर। इन्होंने मेडल तो नहीं जीता है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इस वजह से आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 15th ब्रिक्स समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री में 15th ब्रिक्स समिट आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका जवाब आप कहां देंगे? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे इनका जवाब। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उन 6 मेंबर्स के नाम भी लिख दें यहीं पर। आपको 6 मेंबर्स के नाम अगर आप लिख देंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो उन सभी 6 मेंबर्स, यानी कि जो ब्रिक्स के 6 मेंबर्स नए बने हैं, न्यू 6 मेंबर्स बने हैं, उनके नाम भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके अलावा इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किसकी रैंक, किस सिटी की रैंक फर्स्ट रही है? इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, आपने ऑप्शन मुझे लगता है देख लिए होंगे। इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में। चलिए इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की समस्या है, तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक से जुड़कर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ अपना कुछ अलग और अच्छा फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप कुछ अच्छा बताना चाहते हैं या कुछ अच्छा अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको ऐसी ही कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।